नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट मैराथन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। यह मैराथन क्लास स्टूडेंट्स की बेहद मांग पर शुरू की गई है और इसमें जो टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं वह हाई कोर्ट ग्रुप डी और हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती के लिए विशेष रूप से टॉपिक किए जा रहे हैं और इसके जो हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर्स हैं वो आपके पटवार में भी सेम चलेंगे। तो पटवार वाले स्टूडेंट्स भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और जीके पटवार और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में बराबर है दोनों में, इसलिए ये क्लासेस आपके दोनों एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक सूचना, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आने वाला होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। अभी हमारे इंग्लिश के बेसिक बेसिक चैप्टर्स चल रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। कल आपने पढ़ा था नाउन, और नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। और प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम का यूज आपको पता हो गया होगा कि सर्वनाम का कहाँ यूज होता है, संज्ञा का कहाँ यूज होता है। अब देखो, प्रोनाउन का क्या यूज होता है कि प्लेस ऑफ नाउन। यह क्या है, नाउन के स्थान पे आता है। तो प्रोनाउन इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के स्थान पे आता है। टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की ब्यूटी को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, सर्वनाम का। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोनाउन कहाँ आता है, यह नाउन के स्थान पे आता है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें तीन प्रकार के पर्सन्स दिखेंगे अपने को। एक हमें दिखेगा कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। एक हमें दिखेगा सेकंड पर्सन और एक हमें दिखेगा थर्ड पर्सन। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन आता है। इसमें आता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन आता है, आई और वी। और इसकी पहचान क्या होती है, इसमें मैं वर्ड वाले शब्द आते हैं। जिसमें मैं होता है वह इसमें आता है फर्स्ट पर्सन के अंदर। इसी प्रकार जो सेकंड पर्सन होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, यू अकेला आता है सेकंड पर्सन के अंदर, और इसमें आते हैं ते वर्ड वाला। ठीक है, आई और वी मतलब होता है मैं या हम, और यू मतलब होता है तुम। तो तय दिख आपको। और थर्ड पर्सन में कौन कौन सा आ सकते हैं जो बच गए, ही या शी या इट या दे। इसी प्रकार के ये सभी जो बच गए, ये किसके अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर। तो इसकी पहचान क्या होती है, वे मतलब वे, ही मतलब वह, शी वह, इट दे वह, मतलब वह वाले वर्ड वाले इसमें आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं दोस्तों, आई और वी आते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन में कौन आते हैं, यू आता है। और थर्ड पर्सन के अंदर कौन आता है, ही सी इट दे। अब उम्मीद करता हूँ कभी भी आप इसको गलत नहीं करोगे, पर्सन में आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम सबसे पहले एक टेबल के बारे में जानते हैं कि कोई प्रोनाउन है उसमें क्या क्या मतलब यूज हो सकता है। मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं, पॉजेसिव और एडजेक्टिव में कौन आते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन आते हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इस फोटो को बार बार देखोगे तो आपको इसका ये फॉर्म याद हो जाएगी कि इसकी फॉर्म कौन कौन सी होती है। जैसे कि आई की होती है आई, माई, आई मी, माई, माइन, माई सेल्फ। यू की होती है यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। ही की होती है हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी की होती है हर, हर्स, हर सेल्फ। इट की होती है इट, इट्स सेल्फ। वी की होती है अस, ओवर्स, ओवर सेल्फ। यू की होती है यू, योर्स, योर सेल्फ। दे की होती है देम, देयर सेल्फ। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि आप मुझे बताओ कि फर्स्ट पर्सन कौन है। तो आप कहोगे कि फर्स्ट पर्सन सर आई और वी है। तो आई और वी क्या है इसमें, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए। मैंने बताया था सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन। बच कौन से गए, वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हो जाएंगे, सेकंड पर्सन हो जाएंगे। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह जो टेबल है इसमें ये जो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव, एडजेक्टिव
पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, ये होते क्या हैं, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि होते क्या हैं असल में। अब देखो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस को क्या कह सकते हो आप, सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हो। और इस नॉमिनेटिव केस के अंदर क्या होता है, इसमें जो प्रोनाउन होता है उसका उपयोग है ना, वो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है। तो इसमें जो प्रोनाउन है उसका उपयोग कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो अब आप लोगों ने प्रोनाउन पकड़ लिया होगा। तो प्रोनाउन कौन सा है इसके अंदर, आई। और आई का यूज कहाँ हो रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश, वी रीड बुक्स, मतलब इस टाइप से कुछ भी होता है जिसमें कोई भी प्रोनाउन का उपयोग सब्जेक्ट के स्थान पे होता है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नॉमिनेटिव केस। उम्मीद करता हूँ अब आपको नॉमिनेटिव केस समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि यह यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस के जहाँ ऑब्जेक्ट होता है ना उसके स्थान पे ये ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इसमें आप बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। तो आई टीच देम, अब इसमें देम क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में एकदम क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अब हमारा जो अगला है और वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है सर, आपको मैंने सारणी में बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब मैं उस सारणी को खोल के दिखा रहा हूँ आपको कि ये होते क्या हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में यह होता है जैसे कि जब किसी प्रोनाउन का उपयोग संज्ञा के पहले हो, मतलब कोई प्रोनाउन है और इसका यूज किससे पहले हो रहा है, कोई संज्ञा वर्ड है उससे पहले इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, अर्थात एडजेक्टिव के स्थान पर होता है, उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव से एक वर्ड बन सकता है कि इसमें क्या कहते हैं, अधिकार। पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार। मतलब ये इस टाइप के होते हैं ना वर्ड, ये क्या दिखाते हैं, स्वामित्व, मतलब किसी चीज पर मेरा अधिकार है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो। तो ये क्या दिखाते हैं, अधिकार को शो करते हैं। अब इसमें आपको मैंने बताया कि इनका स्थान होता है वो संज्ञा से पहले होता है। तो आप लोगों को मैंने कल संज्ञा पढ़ाई थी, तो बताया था कि संज्ञा कौन कौन सी होती है। तो आपको उम्मीद है पकड़ में आ गई होगी, इसमें संज्ञा कौन सी है, इसमें बुक संज्ञा है। तो संज्ञा कौन सी है, बुक। स्थान क्या होता है, संज्ञा से पहले होता है। तो दिस इज माई बुक। अब ये जो माई है ना, ये इस बुक पर क्या अपना अधिकार दिखा रहा है, मतलब पोजेशन दिखा रहा है। तो पोजेशन जो भी चीज़ दिखाती है उसको कहते हैं हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको एकदम समझ आ गया होगा। और इससे अगला है हमारा जो, वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह प्रोनाउन यूज्ड बी आफ्टर ए नाउन एंड शो पोजेशन, मतलब कि यह क्या है, नाउन। अब इसमें नाउन देखो आप कहाँ पे आ रहा है, आप कहोगे कि बुक क्या है सर, नाउन है, ठीक है, संज्ञा है। और नाउन के बाद जो आते हैं उनको क्या कहते हैं हमने, पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये भी पॉजेसिव, मतलब मैंने आपको बताया था क्या दर्शाते हैं, ये भी क्या है, दिखा स्वामित्व को दर्शाते हैं। तो ये माइन है, ये क्या दर्शा रहा है, स्वामित्व को दर्शा रहा है, और नाउन के बाद आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। तो इसमें क्या है, ये स्वामित्व को दर्शा रहा है ना। अब आप सारणी को देखो, आपको सारणी समझ आ जाएगी। सबने हम सब्जेक्टिव केस हमने पढ़ लिया है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हमने पढ़ लिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ लिया, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया। और रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है, यह भी, इसके पीछे सेल्फ लगा होता है, इससे आप इसको पहचान सकते हो। अब पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन से। तो हमें सबसे पहले प्रोनाउन की सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि इसकी सीक्वेंस मेनली क्या क्या होती है। तो प्रोनाउन की जनरल सीक्वेंस क्या होती है दोस्तों, जनरल सीक्वेंस होती है प्रोनाउन की 2 3 1। अब आप कहोगे कि सर ये 2 3 1 किसी का मोबाइल नंबर है क्या, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये प्रोनाउन की सीक्वेंस है। 2 3 मतलब 1 मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यही वह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। सबसे पहले मतलब सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया कि होता है यू, थर्ड पर्सन मतलब बताया ही, शी, इट, दे, और फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। तो ये जनरल सेंस में 2 3 1
ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है 2 3 1, मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर पहला पर्सन। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, आई एंड यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आई एंड यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब देखो कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले इसके ऊपर नंबरिंग करनी है। तो आप नंबरिंग करोगे तब आपको पता चलेगा इसमें कि इसमें एरर क्या है। तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। ठीक है, हैव पास्ड द एग्जाम, इसमें मतलब अपने को 2 पर्सन दिए हैं, मतलब कि यह सेंटेंस क्या है, गलत है। इसको सही करने के लिए हमें सीक्वेंस का पता होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि तीनों सीक्वेंस भी हो, दो भी हो सकते हैं, जैसे 2 और 3 भी हो सकता है, 2 और 1 भी हो सकता है, 3 और 1 भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं एरर क्या है। आई एंड यू हैव पास्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि पहला और दूसरा क्या है, कंटिन्यू, पर अपने को क्या लाना है, दूसरा और पहला लाना है। तो अपने को इस क्वेश्चन को सही कैसे करोगे आप, इसको सबसे पहले आएगा यू, उसके बाद आएगा एंड, यू एंड, फिर आई, यू एंड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो अपने को क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन समझ आया, आगे होंगे उम्मीद करता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, ये 2 3 1 वाला फॉर्मूला है, अपने को ये याद रखना है। अब जनरली जनरली केस में तो क्या होता है, लगभग केस में तो ये 2 3 1 वाला फॉर्मूला लग जाता है, परंतु कई बार अपने को कोई चीज़ नेगेटिव सेंस में आ जाती है, मतलब कन्फेशन आ जाए, कन्फेशन हो जाए ना, तो अपने को ये 2 3 1 की जगह 1 2 3 वाला केस याद रखना है। 1 2 3 याद रखना है, कन्फेशन। अब आप कहोगे कि सर कन्फेशन की पहचान क्या होगी। अब कन्फेशन की हमेशा पहचान होती है कि इसमें कोई भी वर्ड होगा वो क्या होता, नेगेटिव सेंस दिखाएगा, मतलब कि यू सॉरी ही यू एंड आई आर इन फॉल्ट। अब इसमें आपको कोई नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, आप कहोगे कि सर इसमें मेरे को फॉल्ट है, वो नेगेटिव शो हो रहा है। नेगेटिव शो हो रहा है मतलब ये क्या है, कन्फेशन का केस है, और इसमें 1 2 3 वाला सीक्वेंस लगेगा, 2 3 1 वाला गलत होगा इसके अंदर। तो 1 2 3 लगाना है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये सही है या गलत है, आप कैसे पहचानोगे। ही यू एंड आई आर इन फॉल्ट। अब देखो ही क्या होता है, कौन सा केस होता है, आप कहोगे कि ही होता है सर तीसरा केस, यू कौन सा होता है, दूसरा केस, और आई कौन सा होता है, पहला केस। ये क्या हो रहा है, 3 2 1, परंतु अपने को क्या करना है, 1 2 3। तो इसको आप सही कैसे करोगे, सबसे पहले आएगा आई, फिर क्या आएगा यू, और फिर क्या आएगा ही, और बाकी का सारा सेंटेंस सेम आएगा। मतलब समझ आ गया होगा आपको सीक्वेंस कैसे चेंज करना है। इस सीक्वेंस पे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये प्रोनाउन की सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, यहीं पे स्टूडेंट गलती करता है और एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पुट करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है ये आपको समझ आ गए होंगे। अब इसमें जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वह बनते हैं अपने यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है दोस्तों, थोड़ा सर्वाइव कीजिए। अब जो इसमें यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से ये इंग्लिश के चैप्टर्स करवा रहा हूँ। और जो मैं आपको चैप्टर्स करवा रहा हूँ मेनली ये टीचर्स नहीं करवाते हैं। टीचर्स सीधे टेंस स्टार्ट कर दिया, प्रीपोजिशन करवा दिया, आर्टिकल करवा दिया, पर ये नाउन प्रोनाउन वर्ब ये आपको कोई नहीं बताता। और अगर स्टूडेंट को ये नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब इनके बारे में पता नहीं होगा ना, तो वह इंग्लिश को बहुत भयंकर समझेगा, उसका इंग्लिश का डर खत्म नहीं होगा। पर ये चैप्टर आप कर लीजिए, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके अंदर इंग्लिश का डर है वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, टॉपिक पे आते हैं वापस। ठीक है, तो रूल 2 इसमें हमने क्या पढ़ा है, यूजेस इफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं। पहला इसका यूज़ है कि एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हो सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है। तो आप मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है इसके अंदर। तो आप कहोगे कि सर देम है, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। फिर अगला अगला क्या है, आफ्टर ए प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद भी यह आ सकता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें प्रीपोजिशन आप बताओ मुझे क्या है, आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो आप कहोगे कि जो फॉर है वो सर प्रीपोजिशन है, और फॉर के बाद में इसका क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस भी आप पहचानने लगे होंगे उम्मीद करता हूँ। अब जो हमारा अगला रूल है, अगला रूल क्या है, ईच।
एवरी और ईच एंड एवरी का यूज कहाँ कहाँ होता है। स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं इसमें, ईच लगाने में, एवरी में और ईच और एवरी में। तो अपने को कुछ नहीं करना, जब भी ये मैं जो तरीका बताता हूँ ना, मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताता हूँ, ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ कुछ भी। मैं डायग्राम के माध्यम से कुछ भी चीज़ करवाता हूँ, उससे क्या होता है, डायग्राम बच्चे के माइंड में सीधा सेट हो जाता है। इसलिए मैं जो भी चीज़ करवाता हूँ डायग्राम के माध्यम से करवाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि सर बार बार ये क्या घोड़े करते रहते हैं, इस घोड़े से घोड़े आपके दिमाग में बैठ जाते हैं सीधे। ठीक है, अब ईच का यूज कहाँ होता है, ईच का यूज होता है दो या दो से अधिक पर्सन हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ईच का। दो या दो से अधिक पर्सन हो तो वहाँ ईच का यूज होता है। अब आप कहोगे एवरी का फिर कहाँ यूज होता है सर, एवरी का यूज खाली दो से अधिक पर्सन के लिए होता है। अगर दो से ज़्यादा कोई पर्सन है तो वहाँ एवरी का यूज होगा। ठीक है, और ईच और एवरी का दोनों का यूज भी हो सकता है दो से अधिक पर्सन के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल है, देर आर टू स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब देखो इसमें बात कितने जानों की हो रही है, टू स्टूडेंट्स की। देर आर टू स्टूडेंट्स मतलब दो जानों की बात हो रही है, इन द क्लास एंड एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत कैसे है, क्योंकि इसमें हो रही है टू स्टूडेंट की बात, और टू स्टूडेंट में किसका यूज किया जाता है, ईच का किया जाता है, एवरी का किया जाता है। आप कहोगे कि सर दो से अधिक के लिए एवरी का यूज किया जाता है, परंतु दो हो तो ईच का यूज किया जाता है। तो यहाँ एरर कहाँ पे आएगा, एवरी की जगह क्या आएगा, ईच। कुछ नहीं, दो स्टूडेंट आ गए तो एवरी की जगह क्या होगा, ईच का यूज होगा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत शानदार लग रही होंगे तरीके आपको। इसी प्रकार आप लोग हमें प्यार और सहयोग कीजिए। हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी आ रही है अभी, और हम ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन आए हैं। आप लोगों के प्यार और सहयोग को देख करके काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर ऑनलाइन आइए आप भी। तब हम लोगों के प्यार और सहयोग को देख करके ऑनलाइन आए हैं। बाकी हमारा ऑफलाइन में काफ़ी क्लासेस चलती है। ये जो मैं आपको करवाता हूँ ना, मैं एक तरह का जूस निकाल के देता हूँ आपको, पूरा कचरा नहीं कर पाता। जो कचरे का अंदर से जो जूस जूस निकलता है ना, वो मैं आपको दे देता हूँ, कचरा फेंक देता हूँ। इसलिए मैं लिखा था नहीं फालतू की बातें। ठीक है, अब अगला क्या है, आइदर। आइदर क्या होता है, आइदर का यूज कहाँ होता है दोस्तों, आइदर का यूज वहाँ होता है दो में से एक के लिए। मतलब कोई दो पर्सन है, उसमें से एक के लिए किसका यूज किया जाता है, आइदर का। ठीक है, और थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमारे टाइपिस्ट से। इसमें ये एनी और अदर, एनी और नाइदर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये साथ नहीं है, एनी नाइदर साथ नहीं है, ये स्टूडेंट टाइपिस्ट से गलती हुई है इसमें। ये एनी यहाँ लिख देता हूँ मैं। एनी मतलब एनी कहाँ का यूज किया जाता है, दो से अधिक पर्सन हो उसमें से भी एक के लिए किसका यूज किया जाता है, एनी का। ठीक है, और ये जो नाइदर होता है ना, इसका यूज कहाँ किया जाता है, दो में से कोई भी नहीं लेना हो, मतलब दो जन है, दो पर्सन है, उसमें से हमें किसी को भी नहीं लेना, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नाइदर का। ठीक है, अब ये जो नन होता है इसका यूज कहाँ होता है, नन का यूज होता है, देखो ये एक जैसे लगते हैं देखने में, हल्की हल्का चेंज होता है इसमें। अब नन का यूज कहाँ किया जाता है, दो से अधिक पर्सन है परंतु उसमें अपने को कितना लेना है, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। दो से अधिक है परंतु अपने को उसकी जगह जीरो हो तो नन का यूज किया जाता है। और ईच अदर का और वन अनोदर का, इसमें देखो ईच अदर और वन अनोदर होते हैं ना, वो एक जैसे लगते हैं, और इनका मतलब क्या होता है, आपस में, आपस में। ठीक है, अब ईच अदर का यूज कहाँ किया जाता है, दो के लिए, दो जाने हो तो ईच अदर का। और वन अनोदर का यूज कहाँ किया जाता है, दो से अधिक जाने हो। जैसे कि एग्जांपल है, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनोदर। अब देखो टू टू सिस्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन को पकड़िए, टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनोदर, मतलब तो बहनें हैं वो एक दूसरे पे शाउट कर रही है। तो इसमें एरर क्या होगा, क्वेश्चन सही है या गलत है, आप कहोगे कि सर क्वेश्चन एकदम गलत है। तो इसमें एरर क्या होगा, वन अनोदर की जगह क्या आएगा, ईच अदर। पकड़ में आ गया होगा आपके। ईच अदर क्यों आया, क्योंकि ये दो जनों की बात होती है तो उसमें ईच अदर आता है, और दो से अधिक की बात होती है तो उसमें वन अनोदर आता है। स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए घबराइएगा नहीं। जैसे ही हमारी ये मैराथन क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम हर सब्जेक्ट की 3-3 घंटे की एक मैराथन क्लास लेके आएंगे। उस 3 घंटे के अंदर जो सब्जेक्ट से बन सकते हैं क्वेश्चन,
जो इम्पोर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम उठा करके आपके सामने रखेंगे और उसकी हम आपको पीडीएफ भी देंगे। आप चाहे तो उसके प्रिंट भी निकाल सकते हो। 1000 के आसपास एक सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन देंगे आपको विद आंसर। उसको हम वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से सॉल्व भी करवाएंगे और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी भी जो क्लासें हमारी रेगुलर चल रही है उसकी आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे ट्रिकी गुरुजी के नाम से चैनल को आप सर्च कर लो। सर्च नहीं करना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसके माध्यम से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ से सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल मिल सकता है। आप वहाँ रोज़ाना क्विज भी दे सकते हो। वहाँ हमने टेलीग्राम चैनल को चलाने के लिए अलग से एक टीम बना रखी है। वो टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उस पर अच्छे अच्छे क्विज डालती है और हर संडे को उस पर टेस्ट होता है। और भी काफ़ी है, आप उसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी यूज़फुल है ये चीज़। उसमें करंट के भी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आती रहती है, कोई भी वैकेंसी आती है वो उसमें आ जाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है वो चीज़। इसलिए आपने यदि हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस टेलीग्राम चैनल के बारे में और हमारे ट्रिकी गुरुजी चैनल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ जो भी हमने पढ़ा है अभी तक समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला रूल है उसमें क्या कहा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन मतलब एक दूसरे रिलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हु है तो हु किसके लिए लग सकता है दोस्तों, हु हमेशा पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो उसके लिए हु लगता है। और यही अगर विच हो तो विच किसके लिए लगता है, कोई भी थिंग मतलब वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी एनिमल हो, जानवर हो, उनके लिए हमेशा विच लगता है। और कोई भी आदमी हो उसके लिए क्या लगता है, हु। और दैट का यूज कहाँ किया जाता है, दैट का यूज हर जगह पे किया जाता है। ऑल मतलब पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनिमल, वहाँ हर जगह पे क्या होता है, दैट का यूज किया जाता है। तो समझ आ गया होगा, हु का यूज पर्सन के सेंस में, विच का एनिमल, थिंग और ऑब्जेक्ट, और दैट का सभी की जगह होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज द बॉय विच वॉन द फर्स्ट प्राइज। आप मुझे बताइए क्वेश्चन गलत है या सही है। आप कहोगे कि सर एकदम गलत है, आंखें मीच के काट दो इसको। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्वेश्चन सही कैसे होगा। तो आप कहोगे कि सर ही इज़ द बॉय विच वॉन द फर्स्ट प्राइज। इसमें सर बॉय दिया हुआ है और आपने बताया है कि बॉय होता है पर्सन। पर्सन मतलब आदमी होता है बॉय, ठीक है। और पर्सन मतलब कोई भी आदमी के साथ क्या लगता है, विच लगता है या हु लगता है। आप कहोगे कि सर आदमी के साथ हमेशा हु लगता है, विच कभी भी नहीं लगता। तो यह इसलिए गलत बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगला, दिस इज द बेस्ट विच आई कैन डू फॉर यू। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है दिस इज द बेस्ट विच आई कैन डू फॉर यू। अब इस एग्जाम्पल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं वेट करूँगा। ये मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया है, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपका वेट करूँगा। अब देखो हमारा जो अगला रूल है प्रोनाउन का, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है कि ईच एवरी दो सब्जेक्ट से जुड़े हो, ये सब्जेक्ट 1 है और ये क्या है सब्जेक्ट 2। मतलब कि ईच और एवरी दो सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे ना, तो हमें क्या करना है, हमेशा जो वर्ब होगी ना वो तो आएगी सिंगुलर। वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आएगी और जो प्रोनाउन होगा ना वो हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगेगा। क्या है, ईच और एवरी से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, मतलब ईच एवरी प्लस सब्जेक्ट प्लस ईच एवरी प्लस सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हो तो जो वर्ब होगी वो तो हमेशा सिंगुलर आएगी। और इसके बारे में हम अगला जो चैप्टर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हमें अभी प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है और प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या कहा गया है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ डन हिज होमवर्क। अब ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ डन हिज होमवर्क, तो आपको मैंने बताया है कि जो प्रोनाउन होगा वह किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट टू के। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट 1 कौन सा है। आप कहोगे कि पहला है सब्जेक्ट बॉय और दूसरा सब्जेक्ट अपना गर्ल, ठीक है। अब मैंने आपको बोला जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन कौन सा है, इसमें आप कहोगे कि सर हिज इसमें क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। और ये क्वेश्चन गलत है या सही है, आप कहोगे सर एकदम गलत है क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगता है, परंतु इसमें जो प्रोनाउन लगा हुआ है वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। क्योंकि बॉय के साथ क्या आता है हिज और गर्ल के साथ क्या आता है हर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों,
हर आएगा। सही आंसर क्या होगा? हर। तो उम्मीद करता हूँ ये ईच और एवरी वाला केस भी आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, हम जो भी पढ़ा एक बार 2 मिनट में सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन मतलब होता है आई और वी, सेकंड मतलब यू, और थर्ड मतलब होता है ही शी इट दे। ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम किसको कहते हैं? अपने को प्रोनाउन को कहते हैं। और ये इसका क्या होता है? प्लेस ऑफ नाउन की जगह पे आता है ये। फिर हमने ये जो टेबल के बारे में पढ़ा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। फिर हमने पढ़ा पॉजेसिव एडजेक्टिव, यह स्वामित्व को दर्शाता है और संज्ञा से पहले आता है, मतलब नाउन से पहले आता है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये भी स्वामित्व को दर्शाता है और यह नाउन के बाद में आता है। फिर हमने सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन पढ़ा, नॉर्मली 2 3 1 होता है, और कोई कन्फेशन हो या कोई नेगेटिविटी वर्ड हो तो 1 2 3 का होगा। फिर हमने पढ़ा यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, पहला होता है एज एन ऑब्जेक्ट के जगह पे होता है, आफ्टर ए प्रीपोजिशन होता है। फिर हमने ईच का पढ़ा, ईच का यूज़ 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। एवरी का यूज़ 2 से अधिक के लिए होता है। ईच और एवरी का यूज़ 2 से अधिक के लिए होता है। फिर हमने पढ़ा आइदर, आइदर का यूज़ 2 में से 1 के लिए होता है। एनी, एनी का यूज़ होता है 2 से अधिक में से 1। नाइदर होता है 2 में से कोई नहीं। ईच का होता है 2 के लिए, और वन अनोदर का होता है, सॉरी ईच अदर का होता है 2 के लिए, वन अनोदर का 2 से अधिक के लिए। फिर हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हु का यूज पर्सन के लिए होता है, विच का थिंग ऑब्जेक्ट एनिमल के लिए, दैट का सभी के लिए होता है। फिर हमने पढ़ा ईच एवरी, दो सब्जेक्ट मतलब ईच एवरी प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस ईच एवरी प्लस सब्जेक्ट 2 हो तो जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस हम और भी डीपली पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत तरह के रूल्स बताऊंगा मैं। ठीक है। अब जो आपको पता ही है, हम कोई भी इंग्लिश की क्लास हो या हिंदी की क्लास हो, उसके बाद में आपको जाते जाते गिफ्ट दे करके जाते हैं। और ये गिफ्ट आप देखना, रेगुलर आप क्लासेस लोगे तो लास्ट में ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है, वोकेब याद नहीं रहती, वन वर्ड याद नहीं रहते, ईडियम फ्रेज याद नहीं रहती, फ्रेजल वर्ब याद नहीं रहती, एरर याद नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे कि साथ साथ में आपको छोटा छोटा कहते हैं ना वो, कि बूंद बूंद से घड़ा बन बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, बूंद बूंद अभी से आपको देना शुरू कर रहे हैं। तो हम कभी ना कभी अलग अलग देते हैं, कभी आपको वन वर्ड दे दिए तो कभी ईडियम दे देंगे, कभी फ्रेजल वर्ब दे देंगे, हम अलग अलग देंगे। तो आज हम बूंद बूंद घड़ा परियोजना है हमारी ये, बूंद बूंद घड़ा परियोजना। जीके में आपके एक है बूंद बूंद परियोजना, और ये किसकी देन है? अपनी इजराइल की देन है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी जीके भी आती है मेरे को। ठीक है। अब देखो, अपने को क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, इसको क्या कहते हैं? फुशिलेट। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। फिर अगला है हमारा ए टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन, मतलब एक छोटी सी वुमेन को हम क्या कहते हैं? अमेजोन। अब आप अमेजोन का कभी भी नाम सुनोगे ना तो आपको ये सीधा वन वर्ड याद आएगा कि ए टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन होता है? अमेजोन। ठीक है। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? कनेंड्रम। कॉनेंड्रम। डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? कॉनेंड्रम। ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स की जो हिस्ट्री या ओरिजिन के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं हम? एटिमोलॉजिस्ट। ए बुक विच होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर, ए बुक विच होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर, इसको क्या कहते हैं हम? ओमनीबस। तो हमने पढ़ा सबसे पहले ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, मतलब बहुत सारी गोलियां एक साथ चलाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूसिलेट। ए टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन, मतलब छोटी और मजबूत औरत को हम क्या कहते हैं? अमेजोन। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कनेंड्रम। ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स की हिस्ट्री और ओरिजिन को जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं? एटिमोलॉजिस्ट। और ए बुक विच होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर, इसको क्या कहते हैं हमने? ओमनीबस। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये नाउन के बारे में बताया, सॉरी प्रोनाउन के बारे में बताया। कल मैंने आपको नाउन करवाया था, और भी काफ़ी चैप्टर्स हम करवाएंगे आपको। उम्मीद करता हूँ जो ये हम 25 मिनट की क्लास करवाते हैं यह उन 3 घंटे की क्लास के बराबर साबित होगी, क्योंकि 3 घंटे की क्लास में फालतू की बातें ज़्यादा होती है और 25 मिनट क्लास में महत्वपूर्ण बातें होती है। तो दोस्तों, आप क्लासेस को रेगुलर अटेंड करिए। ये जो हाई कोर्ट मैराथन क्लासेस चल रही है इसको आप अटेंड कीजिए।
आपका कोई दोस्त पटवार मैराथन क्लास की तैयारी कर रहा है तो उसको पटवार मैराथन क्लास ज्वाइन करवाइए। मतलब जो भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जिससे कि वह इस कोरोना काल के अंदर भी घर पे रह कर के अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हो कि कोरोना काल के अंदर सब कुछ बंद है। उसी को देख कर के हमने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ये स्टार्ट किया है, और स्टूडेंट ने काफ़ी हमें प्यार और सहयोग दिया है, जिसकी बदौलत हमने पहले पटवार मैराथन क्लास स्टार्ट की थी। फिर डिमांड आई तो हमने हाई कोर्ट मैराथन स्टार्ट कर दी, और अभी भी एक डिमांड चल रही है, उस पर भी काम चल रहा है। अगर वह भी होती है तो एक और मैराथन आपके सामने जल्द ही आएगी। आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज दोस्तों थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, हो सकता है आवाज़ साफ़ नहीं आ रही होगी, तो ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टिकी गुरुजी।